हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th आईसीएसई बाय अनअकैडमी और मैं हूं आपकी न्यू इंग्लिश एजुकेटर। आज से आपकी क्लास 10th को इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूं, इसलिए चाहे आपका कोई डाउट हो या कोई भी टॉपिक, सब कुछ होने वाला है एकदम क्रिस्टल क्लियर। आई नो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं एंड यू रियली पेट्रिफाइड, बट बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज सानिया मैम इज विद यू। और सारे डाउट फिर चाहे वो हमारा वन शॉट समरी हो, कोई रिवीजन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, सब कुछ हम आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। फिर चाहे हमें सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़े या वापस से रिवाइज करना पड़े, सब कुछ सारे टॉपिक हम एकदम क्लियर करेंगे ताकि आप अपने बोर्ड्स में एकदम टॉप करें। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम जूलियस सीजर तो करवाइए, हमारे सिलेबस में है। जूलियस सीजर को मैंने नोटिस करा कि बच्चे काफी ज्यादा बोल रहे थे, इसलिए उसी का एक हम वन शॉट समरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्ट 4 और एक्ट 5 कवर करेंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारे बहुत ही ड्रामेटिक प्ले को, हमारे ड्रामा को, जो कि है जूलियस सीजर एक्ट 3। ओके, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली जूलियस सीजर क्या है। थोड़ा सा एक बेसिक बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर हम आएंगे हमारे एक्ट 3 की तरफ। जूलियस सीजर इज अ फेमस ट्रैजिक प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये क्या है, एक ट्रेजेडी प्ले है। इसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। क्या हुई है? जूलियस की डेथ, जो कि एक्ट 3 में होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो ये एक ट्रैजिक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इट इज बेस्ड ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट। और ये किस पर बेस्ड है? मतलब ये चीज एक्चुअल हिस्ट्री में पहले हो चुकी है। सो इट्स नॉट फिक्शनल। इन एंशिएंट रोम एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ पावर, एम्बिशन, बिट्रियल एंड लॉयल्टी। और ये कहानी है दोस्ती की, वफादारी की और धोखे की। तो हमारी ये जो स्टोरी होने वाली है बड़ी ही मजेदार होने वाली है और बहुत डिटेल्ड वे में हम इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, अब एक्ट 3 पे डायरेक्ट उतरने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि यार एक्ट 1 और एक्ट 2 में हुआ क्या था। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे हमारे एक्ट 3 पर। तो एक्ट 1 और एक्ट 2 में क्या होता है? We see that Caesar is becoming very powerful and some senators fear he may turn into a dictator. हम देखते हैं कि जो हमारा जूलियस सीजर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर बन रहे हैं। लाइक उनके पास बहुत ज्यादा, सब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो एक पावरफुल रूलर बन रहे हैं। और उनके जो सलाहकार हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो उनके साथ रहते हैं, राइट, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको इस बात का डर है कि कहीं जूलियस एक तानाशाह नहीं बन जाए, एक डिक्टेटर नहीं बन जाए। राइट, उनके अंदर ये डर बैठ रहा है। Cassius slowly convinces Brutus that killing Caesar might be necessary to save Rome. अब यहाँ हमारा ये जो कैशियस है, ये क्या करता है? ब्रूटस, जो कि हमारे सीजर के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक लॉयल कंपेनियन है, उनको इस बात के लिए कन्विंस करता है, उनको इस बात के लिए मैनिपुलेट करता है कि सीजर शायद डेंजरस हो सकता है रोम के लिए, और अगर हमें रोम को बचाना है तो हमें जूलियस सीजर को मारना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? By the end of the Act 2, the conspirators finalize their plan. तो एक्ट 1 में क्या होता है? जूलियस सीजर एक बहुत ही पावरफुल रूलर है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डाउट आ रहा है, ये डर आ रहा है कि कहीं वो एक डिक्टेटर नहीं बन जाए, इसलिए एक प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक्ट 2 तक ये जो प्लानिंग है ये फाइनलाइज हो जाती है। And despite many warnings and Calpurnia's bad dream, Caesar decides to go to the Capitol. और सबको, जो सीजर है उसे बहुत सारी वार्निंग्स दी जाती है। कैल्पुरिनास अपना बैड ड्रीम भी बताता है, सब उनको वार्निंग देते हैं कि वो कैपिटोल ना जाए, बट उसके बावजूद किसी की ना सुनते हुए सीजर जो है कहाँ चले जाते हैं? कैपिटोल में चले जाते हैं, डायरेक्टली टुवर्ड्स द डेंजर वेटिंग फॉर हिम। बल्कि उनको नहीं पता है कि कैपिटोल में एक कितना बड़ा खतरा है जो कि उनका इंतजार कर रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे एक्ट 3 की। तो समझ में आया आपको एक्ट 1 और एक्ट 2 में क्या हुआ? अब हम आ जाते हैं हमारे एक्ट 3 की तरफ और उसे ही बहुत डिटेल्ड वे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, so now that Caesar has ignored all warnings and is on his way to the Capitol, Act
3 begins with the most important movement of the play। एक होता है ना, हमारा एक प्ले चल रहा होता है पूरा, और एक ट्विस्ट आता है कहानी में, एक टर्न आता है, तो एक्ट 3 उस वही इसी बारे में है। यही चेंज, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट हमारा एक्ट 3 में आता है कि जो सीजर है वो कैपिटोल की तरफ आगे बढ़ रहा है और उनके आगे एक खतरा है, एक डेंजर है। वेयर द कॉन्स्पिरेटर्स, जो साजिश रचने वाले हैं, फाइनली कैरी आउट देयर प्लान एंड द एंटायर स्टोरी टेक्स अ ड्रामेटिक टर्न। ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये जो साजिश रचने वाले हैं, इन्होंने अपने प्लान को फाइनलाइज कर दिया है और इस पे एक्ट करना शुरू कर दिया है, और यही हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्न आता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे एक्ट 3 की। बेसिकली इसमें हमारे 3 सीन हैं, सीन 1, सीन 2 और सीन 3। तो सबसे पहले हम हमारे सीन 1 को देखते हैं, द असैसिनेशन ऑफ सीजर। Caesar reaches the capital with senators around him and ignore all the warnings। तो फाइनली जो सीजर है वो कैपिटल पहुंच चुका है अपने सेनेटर्स के साथ है, और उसने जितनी भी उसे वार्निंग्स दी गई उसने सबको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया है, इंक्लूडिंग आर्टिमिडोरस लेटर एंड द सूथसेयर प्रेजेंस। राइट, तो वहां जो उसको लेटर दिया गया था उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, उसको भी नहीं पढ़ा, और सूथसेयर की प्रेजेंस, उसकी बात को भी नहीं सुना। बेसिकली वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझ रहा है, सोच रहा है मेरा कोई कुछ क्या कर लेगा, और ऐसे ही सारी वार्निंग को उसने अवॉइड कर दिया है। मेटलियस सिम्बर नील्स एंड आस्क्स सीजर टू फ्री हिज ब्रदर। तो उनमें से जो हमारा एक कह सकते हैं जो कॉन्स्पिरेटर है, कौन, मेटलियस सिम्बर, वो क्या करता है, जूलियस सीजर के सामने ऐसे नील करता है और क्या बोलता है, उससे से प्लीड करता है कि मेरे भाई को फ्री कर दो। ठीक है, और उसके बाद एक बाय एक करके जितने भी सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं सब उसके आगे प्लीड करने लगते हैं कि उसका जो भाई है उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो। राइट, बट वो किसी की बात को नहीं सुनता है। ठीक है, उनमें से उसका जो बहुत अच्छा दोस्त है ब्रूटस, वो भी प्लीड करता है, बट सीजर फर्मली रिफ्यूजेस, कॉलिंग हिमसेल्फ लाइक अ स्टडी द नॉर्थ स्टार। बट यहाँ जो सीजर है वो बड़े ही फर्मली, लाइक होता है ना, एकदम अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है, और अपने आप को किससे कंपेयर करता है, अपने आप को क्या बुलाता है, एक नॉर्थ स्टार बुलाता है, कि मैंने अगर कोई डिसीजन ले लिया है, मैंने अपना कोई डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है, तो मैं उसे चेंज नहीं करने वाला हूँ। आई एम वेरी स्ट्रेट विद माई डिसीजन, आई एम वेरी क्लियर विद माई डिसीजन। ठीक है, आई एम अ कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थर्न स्टार। मैं कैसा हूं, एक नॉर्दर्न स्टार की तरह एक कांस्टेंट हूं, मैं अपना वो डिसीजन नहीं बदलने वाला हूं, मैं अपना माइंड नहीं बदलने वाला हूं। सिंबल ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं उसके अंदर का थोड़ा सा घमंड भी दिखाता है और उसके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारी बिगिनिंग होती है एक्ट 3 की, कि जो हमारा सीजर है वो कैपिटोल आ गया है। यहाँ जो हमारा मेटलियस सिम्बर है वो प्लीड करता है कि उसके भाई को छोड़ दो, बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स है वो भी प्लीड करते हैं, बट सीजर साफ साफ मना कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ। दिस रिफ्यूजल बिकम्स द सिग्नल, और उसका यही मना करना इन कॉन्स्पिरेटर्स के लिए क्या बन जाता है, एक सिग्नल बन जाता है। द कॉन्स्पिरेटर्स सराउंड सीजर एंड स्टैब हिम वन बाय वन। अब ये जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सीजर को घेर लेते हैं और एक एक करके उसके अंदर खंजर भोंकने लगते हैं, उसको स्टैब करने लगते हैं। ओके, ब्रूटस गिव्स द फाइनल ब्लो, और ब्रूटस जो कि सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था वो आखिरी खंजर मारता है। राइट, कितनी सारी ऐसी शायरियां हैं, कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि जो गैर अगर आपको खंजर मारे तो इतनी तकलीफ नहीं होती जब आपके अपने खुद के मारते हैं। और तभी जो सीजर है वो एक बहुत ही फेमस लाइन बोलता है, सीजर शॉक्ड बाय हिज फ्रेंड बिट्रेयल। अपने खुद के दोस्त के धोखे पर वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो क्या कहता है, एक्टिव ब्रूटे, और तुम भी ब्रूटस, मतलब इन लोगों ने तो चलो मुझे खंजर मारा तो समझ में आता है, ठीक है जो भी है, पर तुम भी ब्रूटस, वो इस तरीके से बोलता है। और यहाँ जो हमारा जूलियस सीजर है उसकी डेथ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आफ्टर सीजर डेथ
कंफ्यूजन स्प्रेड। अब जैसे ही सीजर की मौत होती है ना, एकदम हड़बड़ी सी मच जाती है, एकदम कंफ्यूजन, पागलपन टाइप एकदम से फैलने लगता है, लोग एकदम पगलाने लगते हैं, क्या हो गया। द कॉन्स्पिरेटर्स डिप देयर हैंड्स इन ब्लड क्लेमिंग दे हैव फ्रीड रोम। और ये जो कॉन्स्पिरेटर है ये क्या करते हैं, अपने हाथ सीजर के खून में डुबो लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने रोम को आजाद कर दिया। ठीक है, किससे आजाद कर दिया, ट्रिनी से, सीजर से। Mark Antony arrives, pretends to be friendly and gains permission to speak at Caesar funeral। अब जो मार्क एंटोनी है वो भी आते हैं और वो ऐसे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। अंदर से उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बहुत हर्ट होते हैं कि यार सीजर को इन लोगों ने मार दिया, और वो रिवेंज लेने का सोचते हैं, बट सामने से नहीं दिखाते हैं और परमिशन ले लेते हैं कि वो सीजर के फ्यूनरल पे बोलना चाहेंगे। ठीक है, ओके। सीक्रेटली प्लानिंग टू टर्न द पीपल अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर। वो अपनी ये प्लानिंग बना लेते हैं कि ये जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं जिन्होंने जूलियस को मारा है, वो जनता को उनके खिलाफ कर देंगे, क्राउड को उनके अगेंस्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सीन पर, जो कि है द फ्यूनरल स्पीचेस। ओके, Scene 2. At the forum, the citizen gather to understand why Caesar was killed। अब फोरम पे क्या होता है, जितने भी लाइक नागरिक होते हैं, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, सब एक साथ इकट्ठा होते हैं ये जानने के लिए कि सीजर को क्यों मारा गया, उसका मर्डर क्यों हुआ। ब्रूटस स्पीक्स फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन बोलता है, ब्रूटस बोलता है। क्या बोलता है, हिज स्पीच इज काम, लॉजिकल एंड फुल ऑफ ऑनर। तो उसकी जो स्पीच है ना वो बड़े ही कामली बोलता है, बहुत ही आराम से, बहुत ही लॉजिकल वे में अपनी बात को रखता है। ठीक है, he says he loved Caesar but killed him because Caesar's ambition threatens Rome freedom। वो क्या कहता है कि वो सीजर से बहुत प्यार करता था, सीजर उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, बट उसने सीजर को इसलिए मारा कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था और वो रोम के लिए डेंजरस बन रहा था, और सीजर से ज्यादा वो रोम से प्यार करता है। इस तरीके से वो अपनी बात को क्या बोलता है, स्पीच में बोलता है। द क्राउड कन्विंस्ड बाय हिज सिंसियरिटी praises Brutus and even wants to crown him। जब वो ये सब बातें बोलता है तो जो जनता होती है, जो भीड़ होती है, जो क्राउड होता है, वो सब उसकी बात को सुन के कहीं ना कहीं एग्री कर जाते हैं, जो भी वो बोल रहा होता है उससे एग्री करते हैं, और इवन ये भी चाहते हैं कि नेक्स्ट ताज किसको मिले, ब्रूटस को ही मिले। इस तरीके से सब उसकी बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है ब्रूटस की स्पीच। अब एंटोनी आता है और एंटोनी बोलता है। Then Anthony speak. His speech is emotional and brilliantly persuasive। तो उसका बोलने का जो तरीका है, उसका बोलने का जो लहजा है, वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही परस्यूएसिव है, जैसे वो लोगों को कुछ परसुएट कर रहा हो, किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहा हो। He began with the famous line, और वो एक बहुत ही फेमस लाइन से शुरुआत करता है। Friends, Romans, countrymen, lend me or your ear। कि मेरे दोस्तों, मेरे रोमन्स, मेरे देश वालों, मुझे अपना ध्यान मेरी तरफ लाइए, मेरी बात सुनिए, अपना ध्यान मुझे दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट। Antony repeatedly called Brutus an honorable man, but with a tone that makes the crowd doubt Brutus' honor। अब यहाँ अपनी स्पीच में जो एंटनी है ना, वो बार बार बोलता है कि यार ये ब्रूटस तो बड़ा ही बहुत ही इज्जतदार वाला आदमी था, बहुत ही ऑनरेबल मैन था, बट एक ऐसे टोन में बोलता है जिससे लाइक बहुत ही सरकास्टिक टोन में बोलता है कि जनता को भी डाउट होने लगता है कि क्या सही में ये ऑनरेबल मैन था, या ये सही में लाइक बन रहा है, ये इसका नाटक है या एक्चुअल में है। तो वो क्या करता है, ऑडियंस के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ऑडियंस के परसेप्शन को चेंज करता है। ही शोज देम सीजर वुंड्स एंड रिवील सीजर विल। अब वो क्या करता है, जूलियस सीजर के घाव को दिखाता है, उसके वुंड्स को दिखाता है, और इवन उसकी विल को भी दिखाता है। अब उसके विल में क्या लिखा हुआ था, which leaves money and gardens to the citizen। इसमें सीजर ने अपना पैसा, अपना गार्डन किसके, सिटीजन्स के लिए छोड़ दिया था। ओके जो कि इस बात को प्रूव करता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं था, बल्कि बस वो अपनी वैल्यूज को लेके स्ट्रिक्ट था, बट वो अपनी जनता से, अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। द पीपल बिकम फ्यूरियस एट द कॉन्स्पिरेटर्स फॉर किलिंग सच अ जेनरस लीडर। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि इन कॉन्स्पिरेटर्स ने इतने अच्छे लीडर को, इतने अच्छे राजा को मार दिया। उन लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो
जाते हैं। एंटोनी सक्सेसफुली टर्न्स द क्राउड इनटू एन एंग्री मॉब ईगर फॉर रिवेंज। तो एंटोनी क्या करता है, बिल्कुल ऐसे बाजी पलट देता है। जो क्राउड उसकी ब्रूटस की बातों को सुन के इन्फ्लुएंस हो गया था, उसी ने उनको उनके खिलाफ कर दिया और अब वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स को मारना चाहते हैं, बिल्कुल उनके खून के प्यासे हो गए। ठीक है, तो ये ट्विस्ट आता है एंटोनी के स्पीच से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारा सीन 3, द किलिंग ऑफ सिना द पोएट। ठीक है, आफ्टर एंटोनी स्पीच द पीपल ऑफ रोम बिकम एक्सट्रीमली एंग्री एंड वायलेंट। तो स्पीच के बाद जो लोग हैं, जो जनता है, वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अ पोएट नेम्ड सिना इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट व्हेन अ फ्यूरियस मॉब स्टॉप्स हिम। अब यहाँ ये दिखाया, ये जो सीन है इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो जनता है वो गुस्से में इतनी अंधी हो गई है कि वो सही और गलत का फर्क तक नहीं कर पा रही है। इतनी ज्यादा जो क्राउड है वो फ्यूरियस हो गया, इतना गुस्से में आ गया। तो वही एक इनोसेंट, एक साधारण सा, एकदम ऐसे सिंपल सा, एक बेचारा सा पोएट जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम भी सिन्हा होता है, वो वहां से निकल रहा होता है। उनमें से ही भीड़ में से जो एक गुंडे हैं, उन लोग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। When he tells them his name, the crowd mistakes him for Sinha, the conspirator. अब वो जब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सिन्हा है, तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो उन्हीं कॉन्स्पिरेटर्स में से एक है, बट वो नहीं होता है उनमें से एक। Even though he tries to explain that he is only a poet, और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि मैं सिर्फ एक पोएट हूँ, मैं वो नहीं हूँ, उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। The mob does not listen, they attack and kill him simply because he shares the same name. वो बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी बात को कोई नहीं सुनता है, और जो मॉब होता है, जो गुंडे होते हैं, उन लोग उसे मार देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम सेम था। तो इससे हमें समझ में आता है कि एक लीडर जो कि लीड करता है या स्पीच देता है, वो कितना ज्यादा अपनी जनता को इन्फ्लुएंस कर पाता है, कितनी ज्यादा पावर होती है उसके पास। ठीक है, यहां तक आपको पूरा समझ में आया? Okay, their rage is so blind that they even say, tear him for his bad verses, meaning they want to kill him not only for his name but also for his poetry. वो इतना ज्यादा पगला गए अपने गुस्से में, इतने ज्यादा ब्लाइंड हो गए, इतने ज्यादा अंधे हो गए कि वो कहते हैं इसके नाम के लिए तो इसको मारो मारो, इसकी पोएट्री के लिए, इसके बैड वर्सेस के लिए भी इसको मार दो। This scene ends with the mob killing the innocent poet, proving how Antony's speech has turned the citizen into an uncontrollable and unreasonable crowd. ये जो हमारा सीन है, इसके साथ एंड होता है, दिखाता है कि कैसे एंटोनी की स्पीच में जो क्राउड है वो इतना ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। बिना किसी प्लानिंग के वो आगे बढ़े जा रहे हैं, उन्हें जो मिल रहा है उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं। इस तरीके से जो क्राउड है, जो जनता है, वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गई है। सिटीजन्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अनरीजनेबल हो गई है, बिना रीजन के वो लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा एक्ट 3 है स्टूडेंट्स, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारा एक बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक टर्न आता है, ट्विस्ट आता है। क्या? जूलियस सीजर का मर्डर, और उसके बाद कैसे कैसे बैक टू बैक हमारे ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और यही सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें एक्ट 4 में देखने को मिलेंगे, जिसका हम एक 1 शॉर्ट समरी बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी आपको बताया, सीन 1, सीन 2, 3, अगर आपको इसका डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझसे पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।